तो कैसे हैं आप सब लोग? यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट किया था। तो आज अपन बैलेंस शीट को फुल डिस्क्लोजर के साथ समझेंगे। बैलेंस शीट में कितने हेड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से आइटम होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें आज अपन समझने वाले हैं। क्लियर? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। अभी अपन ने केवल लायबिलिटी साइड को होता है, उसके बाद अपन असेट साइड समझेंगे। ठीक है, अभी ये लायबिलिटी साइड है, लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी। फॉर्मेट ऑलरेडी आपको पता है, कैश फ्लो में हमने फॉर्मेट बनाए थे। ठीक है, सेम यहाँ पे कैश फ्लो में समझा दिया था। एनालिसिस जब कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वहां पे भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते थे क्वेश्चंस के अंदर, और अब यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है। इंफॉर्मेशन गिवन होगी, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। फॉर्मेट सेम है, स्केड्यूल नंबर 3 लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। स्केड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनती है। 3 पॉइंट याद रखने होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर नोट नंबर। नोट नंबर ऑलरेडी डिस्कस अभी करेंगे, लेकिन नोट नंबर अपन ने कैश फ्लो में पढ़े थे। जैसे 1 नंबर नोट लिखा होता है, 2 नंबर तो उसके नीचे इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऐसी नोट नंबर करंट ईयर फिगर है, प्रीवियस ईयर फिगर है, ऑलरेडी अपन कैश फ्लो में देख चुके हैं। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले लिखा हुआ है, अच्छा एक बात समझना, टोटल मिला के अगर मेजर हेड की बात करें, टोटल मिला के मेजर हेड 6 होते हैं, फिक्स है। इसके ऊपर कोई, और सुनो, ये जो बैलेंस शीट है ना, ये कोई ने बनाई नहीं है, ये आईसीआई देता है कंपनीज एक्ट के अंदर, स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर फिक्स फॉर्मेट है इसका बैलेंस शीट का। अलग से आप लोग कुछ नहीं लिख सकते, फिक्स फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अंदर सारे टॉपिक चलते हैं। क्लियर है? 6 हेड होते हैं इसके मेजर, 6। लायबिलिटी साइड होते हैं 4, असेट साइड होते हैं 2। अभी हम लायबिलिटी साइड डिस्कस कर रहे हैं। 4 हेड है मेजर। पहला लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, क्लियर, पहला। दूसरा दिया हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दूसरा हेड। तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा है अपना करंट लायबिलिटी। ये 4 हेड है लायबिलिटी साइड। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी है इसमें? अब चलते स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को ढंग से समझना। अब पहला है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें दे रखा है ए पॉइंट है शेयर कैपिटल। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पढ़ा रहे थे तो शेयर कैपिटल के आगे भी नोट नंबर 1 लिखा आता था। तो जिसमें अपन को 2 टाइप की कैपिटल देखने को मिली थी, एक मिली थी इक्विटी शेयर कैपिटल और एक मिली थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सेम यहाँ पे भी शेयर कैपिटल में अपन दोनों चीजें पढ़ने वाले, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, लेकिन अभी समझना, इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। जैसे एक अपन ने पढ़ा था वर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, जब हम कंपनी पढ़ा रहे थे, अपन ने 6 टाइप की कैपिटल को डिस्क्राइब किया था। एक होता है ऑथोराइज्ड, एक होती है सब इश्यूड, एक होती है सब्सक्राइब, एक होती है कॉल्ड अप, एक होती है पेड अप, और एक होती है रिजर्व। क्लियर है? तो ऑथराइज्ड कैपिटल इसी के अंदर आएगी। अब ऑथराइज्ड नहीं बता रहे कि क्या होता है। कंपनी जितनी कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है ना, जितनी मनी से, तो अपने को पता है प्राइवेट और पब्लिक में मिनिमम कितने की ऑथराइज्ड रहती है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इसमें आती है, इशूड, सब्सक्राइब इसी में आती है। क्लियर है? अब अपन ने एक वर्ड पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कंपनी ने तो कॉल करी, लेकिन होल्डर ने वो पे नहीं करी, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर है? और एक आती है कॉल्स इन एडवांस, यानी कि कंपनी ने अभी कॉल ड्यू करी नहीं थी, लेकिन कोई होल्डर ने एडवांस पे कर दिया, उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, एरियर और एडवांस में? अब समझना, इस शेयर वाली कैपिटल में पॉइंट में होता है ऑथराइज्ड होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब होती है, और कॉल्स इन एरियर्स जो कैपिटल होती है ना, उसमें से लेस करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर? लेकिन अगर अपन बात करें कॉल्स इन एडवांस की, किसकी? कॉल्स इन एडवांस, तो वो आपका आता है करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। देखो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि जब कंपनी ने कोई पैसा ड्यू नहीं करा और उस पैसे को कोई एडवांस में दे रहा कोई होल्डर, तो कंपनी की लायबिलिटी असेट है, लायबिलिटी है। लेकिन किस टाइप की लायबिलिटी है? ये होती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, और कौन सी आती है? अदर करंट लायबिलिटी में। क्यों आती है? अभी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब चलिए, शेयर कैपिटल की तो बात हो गई, यहां पे दोनों टाइप की कैपिटल पढ़ेंगे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। क्लियर? उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो कैश फ्लो में तो पॉइंट यहीं से चल रहे थे अपने, रिजर्व एंड सरप्लस से। चाहे अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? सारे रिजर्व्स आते हैं, सारे सरप्लस आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपन बात करें, पी एंड एल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, रिजर्व फंड आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आता है। जितने भी रिजर्व, तो जितने भी फंड होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस इसके अंदर। बस इतनी बात याद रखनी है, जितने भी रिजर्व होंगे, जितने भी सरप्लसेस होंगे, जितने भी फंड होंगे, वो इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको याद रखना है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ठीक है, रिजर्व फंड हो गया, कैपिटल रिजर्व अपने को पता है, फॉरफिटेड के टाइम पे समझा था, कंपनी के अंदर जो फॉरफिटेड शेयर होता है उसको इशू करते हैं और उसके बाद जो अमाउंट होती है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम अपने को मालूम है, ठीक है, पी एंड एल का प्रॉफिट अपने को पता ही है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो, लेकिन अभी आप इसको याद कर लो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। एक होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए डीआरआर बनता है और प्रेफरेंशियल के रिडेम्पशन के लिए सीआरआर बनता है। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्लियर? जितने भी रिजर्व और जितने भी फंड्स होते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं। क्लियर है? फिक्स फॉर्मेट है, यही याद करना है। उसके बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब देखो सर होता क्या है, शेयर वारंट होना है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, ढंग से समझना इस पॉइंट को।
शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या होता है? शेयर वारंट कंपनी का एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी होल्डर को एक राइट देती है कि आपको फ्यूचर में इतने शेयर मिलेंगे। फ्यूचर में, फ्यूचर डेट एक होती है, उस पर आपको इतने शेयर मिलेंगे, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने पैसा ले रखा होता है, उसे बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इशू करती है ना, अभी आपको होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, और उसमें राइट लिखा होता है कि इतने शेयर आपको इस फ्यूचर डेट पे मिलेंगे, उसको अपन बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्लियर हो रही है बात समझ में? ठीक है, इसे बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर है? फ्यूचर डेट पे शेयर देने की बात कही होती है, राइट होता है उसमें फ्यूचर डेट पे, तो वो उनको मिलेगा, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी उनसे पहले से पैसा लेती है, तो वो लिखते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और जो इशू करती है ना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, उसी को बोलते हैं शेयर वारंट। क्लियर? आ रही बात आपको अच्छे से समझ में? 3 पॉइंट फिक्स है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। अभी फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर फंड, मेजर हेड है, इसके अंदर 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिक्स फॉर्मेट है, कोई भी ऊपर नीचे टस मस नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? स्केड्यूल नंबर 3 है, फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स। जो भी कुछ आइटम आएगा वो इन तीनों में ही आएगा, जो भी आएगा इन तीनों से रिलेटेड। क्लियर? अब मेजर हेड है सेकंड। अब देखो अपन को कितनी चीजें इसमें याद हो रही हैं। अपन ने बात करी पहले ये मेजर हेड, कोई आपसे पूछेगा शेयर होल्डर्स फंड क्या है, मेजर हेड है। अच्छा, इसके सब हेड बता दो, तुरंत बताना है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आगे का नहीं समझ? और इसके बाद एक होती है इसकी सब हेडिंग, तो वो भी हम बाद में बात करेंगे। सब हेडिंग जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे कि ये तो मेजर हेड है, ये रिजर्व एंड सरप्लस इसका सब हेड है। इसी सब हेडिंग में जैसे कि अपना आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, पी एंड एल आ जाएगा, ठीक है, और जितने भी फंड्स बताए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें, ये सब हेडिंग होती है। अब आता है मेजर हेड नंबर 2। टोटल 6 हेड है, पहले हेड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जो वर्ड लिख रहा है ना, इसी का मतलब यही है, लिखा हुआ शेयर एप्लीकेशन मनी, आपने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, पेंडिंग अलॉटमेंट, पहली एंट्री करी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। अब चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन अभी सेकंड एंट्री नहीं हुई। सेकंड एंट्री होती है शेयर को अलॉट करने की, वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 31 मार्च आ गई बीच में, जिस डेट पे बैलेंस शीट बन रही है ना, 31 मार्च बीच में आ गई। अलॉटमेंट होगा 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। अजम्पशन से समझना ढंग से। आपके पास एप्लीकेशन जो आपने खोली हुई थी, वो मान के चलते 31 मार्च तक एप्लीकेशन खुला हुआ था, कोई भी अप्लाइड कर सकता है 31 मार्च तक। लेकिन शेयर अलॉट होंगे 5 अप्रैल को, बैलेंस शीट की डेट आ गई 31 मार्च। तो कंपनी ने जो एप्लीकेशन का पैसा ले लिया है, उसको अपन बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पैसा तो रिसीव हो गया एप्लीकेशन का, लेकिन अभी शेयर अलॉट नहीं किए, तो इसलिए लिख दिया है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई अच्छे से। वर्ड इज सही समझ में आनी चाहिए। शेयर एप्लीकेशन मनी है, पेंडिंग अलॉटमेंट है। एप्लीकेशन का पैसा तो आ चुका है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी ने अभी शेयर अलॉट नहीं किए, क्योंकि डेट आ गई 31 मार्च, अलॉटमेंट की डेट है 5 अप्रैल। क्लियर? बात समझ में आ रही है सबको? अच्छे से पॉइंट से ये समझ में आना चाहिए। अब थर्ड आ जाते हैं जी नॉन करंट लायबिलिटी पे। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये नॉन करंट है, ये करंट है। डिफरेंस पहले एक है मेन समझना। वो लायबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा के लिए होती है, 12 मंथ से ज्यादा के लिए कोई लायबिलिटी होती है, उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। जो लायबिलिटी 12 मंथ से कम के लिए होती है, उसे अपन करंट लायबिलिटी कहते हैं। इसका मेजर है पॉइंट, इसको बात को समझना। 12 मंथ का खेल है पूरा। जो 12 महीने से कम के लिए होती है लायबिलिटी, वो करंट होती है, और 12 महीने से ज्यादा के लिए होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, यानी उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म होती है, और जो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म होती है, ये 12 महीने से कम के अंदर होती है, वो 12 महीने से ज्यादा के लिए होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब इसके समझेंगे पॉइंट्स क्या है। तो ये इसका हेड है, ठीक है, बात समझिए, हेड। इसके सब हेड है ये रहे, लॉन्ग टर्म बोरेंस। लॉन्ग टर्म बोरेंस में अगर अपन बात करें तो देखो कुछ एग्जांपल अपन ने कैश फ्लो के अंदर पढ़े थे। जैसे होता है एक बैंक लोन, ठीक है, 12 मंथ से ज्यादा के लिए कंपनी ने लिया होता है, टेकन किया होता है। बैंक लोन फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट है, कैश फ्लो भी समझाते चलना यहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। क्लियर? और ये अपना इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, बैंक लोन टेकन, ठीक है। और दूसरा आता है डिवेंचर इशू, कंपनी ने अगर डिवेंचर इशू करे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? ये कुछ पब्लिक डिपॉजिट भी आता है, वो भी, लेकिन कब से? 12 महीने से ज्यादा का अगर होता है तो वो उसके अंदर आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? चलिए अब बात कर लेते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये 2 जगह मिलेगा। एक तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अभी तो हम पढ़ा रहे हैं लायबिलिटी में, एक पढ़ाएंगे असेट में। अब लायबिलिटी और असेट में दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। होता है ऐसा है सर, 2 इनकम होती है, एक होती है अकाउंटिंग इनकम, एक होती है टैक्सेबल इनकम। अब अकाउंटिंग इनकम पर जो टैक्स बना, मान के चलते 5 लाख बनता था, ठीक है, 5 लाख तो पे कर दिया कंपनी ने। और अकाउंटिंग यानी ये तो कोई अकाउंटिंग इनकम, लेकिन उनकी जो टैक्सेबल इनकम थी उस पर टैक्स बनता था 6 लाख का। डिफरेंस समझना ढंग से। अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स था वो 5 लाख बना, और जो टैक्सेबल इनकम है उनकी, उस पर टैक्स बना 6 लाख रुपए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अकाउंटिंग इनकम
जो आप बता रहे हो, टैक्सेबल इनकम जो आपकी असेस हुई है उस पे बनता था 6 लाख, आपके अकॉर्डिंग बनता था 5 लाख, 1 लाख रुपए का टैक्स अभी कम रह गया है, तो वो पे करना पड़ेगा कंपनी को, उसे अपन बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, 1 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन आएगा दूसरा घूम के हमारे पास कि सर अब आप पहले जो डिफरेंस बताना कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस कैसे आता है, तो वो जरा समझ लो। हुआ है ऐसा, कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया P&L के अंदर, ढंग से समझना, एक ही एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया P&L के अंदर 3 लाख रुपए का, अजम्पशन से मान के चल रहे हैं, ठीक है, 3 लाख का, क्लियर। कंपनी के ने 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया P&L के अंदर, ठीक है, समझ में। लेकिन हुआ ऐसा कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन लगना था एक्चुअलिटी में वो लगना था मात्र 1 लाख रुपए का, कंपनी ने कितना लगा रखा, 3, ढंग से समझना। अगर कंपनी ने 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रखा है तो इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ गया, जब कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो कंपनी की इनकम आएगी कम, और जब इनकम कम आएगी तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा कम। पहली बात समझ में आ गई, कि कंपनी ने कितने का डेप्रिसिएशन होगा, 3 लाख का, क्लियर, जबकि उनका बनता कितना था, 1 लाख, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितना, 1 लाख। अब 1 लाख बनता था, तो एक बात समझना, 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, आपके एक्सपेंसेस बढ़े तो आपकी इनकम कम आई, तो आपने टैक्स कम दिया, बात समझना, इसे तो बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। लेकिन टैक्सेबल इनकम में जब सारी चीजें चेक हुई उसमें पता चला कि डेप्रिसिएशन तो 1 लाख बनता था, इन्होंने 3 लाख लगा रखा है, अब डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख। आगे कहानी समझ में, जब 1 लाख लगेगा, बात समझना, तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो हमारी इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। या इसको दूसरी बात यूं भी कह सकते हैं सर, जो इन्होंने 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा लगा रखे वो 2 लाख की इनकम हो गई ना भाई, डेप्रिसिएशन अगर 1 लाख हो जाएगा P&L में तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, आगे बात समझ में, और एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो इनकम ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी, तो टैक्स ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में, ठीक है, डेप्रिसिएशन से। 11th क्लास का पॉइंट है, यहां पे भी समझा दिया है। डेप्रिसिएशन लगने से होता क्या है, आपका अगर डेप्रिसिएशन कोई खर्चा ज्यादा चला गया तो P&L में ऑब्वियसली बात है नेट प्रॉफिट कमाएगा। जो लोग फाउंडेशन वगैरह करेंगे, आगे IPCC वगैरह करेंगे, उनके लिए तो पॉइंट, एक एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी होता है। डेप्रिसिएशन लगा 3 लाख का, लगना था 1 लाख, 3 लाख लगाया तो इनकम कमाई, नेट प्रॉफिट कम आ गया ना, और जैसे अब उसको 1 लाख रुपए करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो इनकम बढ़ेगी ना, तो टैक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए टैक्स बढ़ेगा तो हमें वो देना पड़ेगा, तो यहां पे आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। तो दोनों में डिफरेंस समझना है, अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में। यानी हम लोगों ने तो इतना निकाला ना नेट प्रॉफिट, लेकिन कंपनीज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाला है ज्यादा, तो आपको देना पड़ेगा टैक्स ज्यादा। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहलाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्लियर। एक एग्जांपल से समझाया था डेप्रिसिएशन से, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, क्लियर। आई होप की पॉइंट समझ में भी आया होगा अच्छे से आपको। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे ढंग से समझना, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जैसे पब्लिक डिपॉजिट, जैसे अपन ने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में बताया था ना, तो वो इसमें आ सकता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर पब्लिक डिपॉजिट, 12 महीने से ज्यादा के लिए कंपनी ने कोई पैसा लिया हो, डिपॉजिट किया हो या कुछ भी, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, क्लियर। अब बात कर लेते हैं सर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं, तो एक एग्जांपल सटीक याद रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किसमें आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। इसके बारे में जिक्र हुआ था पार्टनरशिप के अंदर। सारे रिजर्व तो बांट लेते, लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते। तो हमने बताया था क्या होता है ये, हमने बताया एक लायबिलिटी होती है कंपनी की, और ये कंपनी को पे करनी पड़ती है। ये किसी बात पे डिपेंड नहीं करती, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड नहीं करती, ये तो कंपनी को पे करनी पड़ती है, इसलिए किसमें आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आती है, क्लियर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्लियर। एक एग्जांपल बिल्कुल सटीक याद रखना। अब चलते हैं जी अपन, अभी समझ में आया आपको, नॉन करंट लायबिलिटी सारी जो है लायबिलिटी 12 मंथ से ज्यादा के लिए, क्लियर। अब आते हैं जी अपन करंट लायबिलिटीज के अंदर, क्लियर है। अब इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में तो बताओ 12 महीने से कम के लिए कंपनी ने कोई लोन लिया, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट, अपन बोलते हैं सीसी लिमिट। एक वर्ड आता है बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर, क्लियर है। बात समझ में आ रही, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कंपनी ने लोन ही लिया है लेकिन 12 महीने से पहले पे कर देगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, क्लियर। दूसरा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम होता है क्रेडिटर और बीपी। उधार माल खरीदते हैं ना, कंपनी परचेस करेगी माल, क्रेडिटर हो जाएंगे, क्रेडिटर के साथ बीपी भी आएगा, बिल्स पेबल, ठीक है, तो वो आते हैं ट्रेड पेबल्स, क्लियर है। आगे कहानी समझे। उसके बाद आता है आपके अदर करंट लायबिलिटी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे अमाउंट रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम डेटर। डेटर से आपने एडवांस में कोई अमाउंट रिसीव कर रखा है लेकिन अभी माल सेल किया नहीं है, ये सारी की सारी किसमें आती है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, क्लियर आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन की, तो जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ऑलरेडी जब अपन कैश फ्लो पढ़ रहे थे तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में बहुत डिस्कस किया था अपन ने, जिसमें अपन ने पढ़ा था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है।
प्रपोज्ड डिविडेंड भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, लेकिन अभी आपका 12th क्लास का जो मैटर है उसके अंदर क्या होता है, लोग प्रपोज्ड डिविडेंड को कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं आउटसाइड द बैलेंस शीट। तो उसमें हमें केवल किस फिगर से मतलब होता है, प्रीवियस ईयर की फिगर से। ठीक है, चलिए, तो ये तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसमें अपन ने बता दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाएगा, प्रपोज्ड डिविडेंड आ जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, ये सारी की सारी आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। अब इस बैलेंस शीट में अपन ने लायबिलिटी साइड वाला पार्ट कंप्लीट करा, एक बार दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, चार मेजर इसमें हेड है। शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी है। यानी एक तो ये शेयर होल्डर्स फंड पहला, दूसरा है अपना शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है अपना नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा है करंट लायबिलिटी। ये चार है, इसके अंदर ये पॉइंट फिक्स है, ये फिक्स है, इन्हीं के अंदर सारे आइटम जाएंगे। जैसे इसमें शेयर कैपिटल है, बता दिया, इक्विटी प्रेफरेंस कॉल्स एंड एरियर्स इसमें लेस हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड होगा वो भी इसी में जाएगा, सारी की सारी चीजें इसमें जाएंगी, केवल कॉल्स इन एडवांस को छोड़ के। कि कॉल्स इन एडवांस जो आएगा वो आएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी में। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कंपनी ने अभी कॉल ड्यू नहीं करी थी, किसी होल्डर ने एडवांस में पेमेंट कर दिया, कंपनी की लायबिलिटी, लेकिन कौन सी है, करंट लायबिलिटी है, लेकिन कौन सी, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। क्लियर, बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में सारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे, सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, सारे फंड आ जाएंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट बता दिया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, राइट होता है, उसमें पहले से शेयर होल्डर को फ्यूचर डेट पे शेयर मिलेंगे उसको, तो जो पैसा लिया होता है उसे बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद अपन आते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, लेकिन अलॉटमेंट जो होगा बैलेंस शीट जिस डेट पे बनी उसके बाद होगा, तो इसलिए यहां पे ये लिख दिया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पैसा कंपनी के पास आ चुका है, लेकिन शेयर अभी अलॉट नहीं हुए। यानी अगर अपन कंपनी की एंट्रीज में अगर बात करें तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन करके छोड़ दिया अभी मामला। क्लियर है? उसके नॉन करंट लायबिलिटी में चार चीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ ली, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मोस्ट पॉइंट है ये। ठीक है, इसमें दो चीजों को ध्यान रखना, एक तो होती है अकाउंटिंग इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। और उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती हैं और एक आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में ध्यान रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आगे गाने समझ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसके बाद अगर अपन बात करें करंट लायबिलिटी में तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आती हैं। उसके बाद आता है ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी दोनों आएंगे। उसके बाद आता है अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ जाएगी, डेटर से अगर कोई एडवांस में पैसा ले रखा वो आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रपोज्ड डिविडेंड भी आ जाएगा और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये सारे के सारे इस प्रोविजंस के अंदर आते हैं। आई होप की लायबिलिटी साइड तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अपन असेट साइड की। जैसे अभी अपन ने लायबिलिटी साइड में बात करी थी, अपन ने उसमें मेजर 4 हेड पढ़े, ऐसे अपन ने ना असेट साइड में 2, टोटल अपन ने बताया था बैलेंस शीट में टोटल 6 हेड पढ़ने। 4 हेड तो लायबिलिटी साइड पढ़ लिए, 2 हेड असेट साइड पढ़ने, जिसमें पहला है नॉन करंट असेट्स और दूसरा है करंट असेट। क्लियर है? नॉन करंट असेट और करंट असेट में वो डिफरेंस है 12 मंथ का। ठीक है, अब चलते, सबसे पहले आता है फिक्स्ड असेट आता है। फिक्स्ड असेट के अंदर टेंजिबल असेट आती है। देखो टेंजिबल असेट में जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट होती है। टेंजिबल जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, टेंजिबल, अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएं तो टच कर सकते हो, देख सकते हो, यानी वो तो होती है टेंजिबल, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार है, फर्नीचर एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आपका इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लोगो, माइनिंग राइट्स वगैरह, माइनिंग राइट्स, ये सारे के सारे आते हैं टेंजिबल इंटेंजिबल असेट के अंदर। ठीक है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जैसे कंपनी की कोई बिल्डिंग या कंपनी का कोई प्लांट बन रहा है और कंपनी ने ना उसमें कोई पैसा खर्च कर दिया, लेकिन 31 मार्च क्लोजिंग ईयर आ गया बीच में, इसलिए इसका नाम दिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग थी, पैसा मान के चलो पूरे बिल्डिंग को बनाने का जो कॉस्ट आ रही थी वो 5 करोड़ थी, कंपनी ने 2.5 या 3 करोड़ उस पर खर्च कर दिया है, लेकिन 31 मार्च को वो बनकर रेडी नहीं हुई है, अभी आगे टाइम में बंद होगी, लेकिन 31 मार्च क्लोजिंग ईयर है, पैसा लग चुका है, उसे अपन बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स्ड असेट कुछ बन रही है और उस पर पैसा लगा हुआ है, उसे बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। काम अभी प्रगति पे चला है लेकिन पैसा खर्च हो चुका है। क्लियर है? अभी बात समझ में, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड बात चल रही है। ठीक है, बिल्डिंग है या कोई प्लांट है, बन रहा है लेकिन अभी पूरा बनकर रेडी नहीं हुआ, 31 मार्च क्लोजिंग है, तो भाई पैसा तो लगा है ना उस पे, तो इसको अपन बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। देखो इंटेंजिबल असेट का मतलब होता है जैसे कंपनी अपना कोई लोगो डिजाइन करवा रही है या कोई पेटेंट है उसे करवा रही है, उससे रिलेटेड कोई पैसे खर्च हुए लेकिन अभी वो प्रॉपर बनकर रेडी नहीं हुआ है, या उससे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई अभी काम रह गया है लेकिन पैसे खर्च हो चुके हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट है। जो इंटेंजिबल असेट्स है ना वो भी अंडर डेवलपमेंट है, बन रही है लेकिन पैसा खर्च हो चुका है, 31 मार्च क्लोजिंग ईयर आ चुका है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये 4 चीज थी, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इन दोनों पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूर। ठीक है, कोई
असेट वगैरह बन रही है लेकिन रेडी नहीं हुई, 31 मार्च क्लोजिंग ईयर आ गया, जितना पैसा खर्च हुआ है इसलिए लिख दिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये इंटेंजिबल असेट के लिए अंडर डेवलपमेंट। आगे कहानी समझ में। इसके बाद अपन चलते हैं, बी पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन करंट। नॉन करंट का मतलब होता है जो 12 महीने से ज्यादा के लिए अपन इन्वेस्ट करते हैं उसे नॉन करंट कहते हैं। अब देखो नॉन करंट में अगर तुम बात करो तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है ट्रेड और एक होता है नॉन ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापारिक, नॉन ट्रेड मतलब गैर व्यापारिक। हिंदी में बोले तो ट्रेड मतलब व्यापार से रिलेटेड, नॉन ट्रेड मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये 12 महीने से ज्यादा के लिए। जैसे कंपनी मान के चलते हैं, शेयर कंपनी है, शेयर में डिवेंचर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करती है किसी दूसरी कंपनी में, ठीक है, लेकिन वो 12 महीने से ज्यादा के लिए है, तो वो आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, ट्रेड में। किस में आएगा? लेकिन अगर कंपनी किसी अदर चीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, मान के चलो शेयर, और उसमें ना करके किसी बिल्डिंग में या किसी और चीज में करती है, तो नॉन ट्रेड हो गया, तो वो भी किसके अंदर आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। आ गई। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है, बॉन्ड्स खरीद लिए, डिवेंचर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो अपना आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, लेकिन 12 मंथ से ज्यादा के लिए होना चाहिए। क्लियर? आगे कहानी समझ में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब आता है डेफर्ड टैक्स असेट नेट। अब देखो अपन ने जब बात करी थी अभी लायबिलिटी साइड, तो वहां पे दो इनकम के बारे में बात करी थी, एक करी थी अकाउंटिंग इनकम, एक होती है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो वहां पे अपन को टैक्स ज्यादा बन रहा था, लेकिन अगर मान के चलो हमारा टैक्स कम बने और हमने ज्यादा पे कर रखा है, तो वो हमारा इधर आ जाएगा डेफर्ड टैक्स असेट नेट में। जैसे डेप्रिसिएशन के बारे में बात करी थी, उसको थोड़ा रिवर्स समझ लो। जैसे हमने वहां पे डेप्रिसिएशन लगाया था 3 का, ढंग से समझना, 3 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन अगर मान के चलते अगर अपन लगाते 1 लाख, ठीक है, और एक्चुअल में डेप्रिसिएशन बनना था 2 लाख का, हमने 1 लाख लगाया ना, कम खर्चा लगाया, हमारी इनकम बड़ी होगी तो हमारा टैक्स ज्यादा जाएगा। लेकिन एक्चुअलिटी में कंपनी कहती है कि आपका 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो जैसे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमारी इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो टैक्स कम आएगा। लेकिन हम तो टैक्स ज्यादा दे चुके हैं क्योंकि हमने तो डेप्रिसिएशन कम लगाया था। क्लियर? डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा चला गया उससे अपन बोलते हैं डेफर्ड टैक्स असेट नेट। आगे कहानी समझ में। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब कंपनी ने किसी को पैसा दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, पैसा दे रखा है, किस चीज के लिए? कंपनी मान के चलो कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना चाहती है या कोई भी अदर चीज परचेस करना चाहिए, उसके लिए पहले से पैसे दे रखे हैं, उसे अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। पहले से कोई पैसा दे रखा है। आगे कहानी समझ में। जब कंपनी कोई लोन लेती है तो आता है लायबिलिटी साइड। जब कंपनी किसी को पैसा देती है, एडवांसेस देती है या किसी को पैसा देती है उधार, तो बात है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। क्लियर? आगे कहानी समझ में। उसके बाद आता है अदर नॉन करंट, जो किसी में नहीं आएगा वो अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर चला जाएगा। आगे कहानी समझ में। चलिए बात कर लेते हैं करंट असेट। करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से कम के लिए आपने खरीदे और वो मैच्योर हो जाएंगे 12 महीने से कम के लिए, उसे बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 12 मंथ होती है। क्लियर है? पैसा आपको मिल जाएगा, उसे कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। एक होता है जी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में समझ लेना, हमारी इन्वेंट्री में 3-4 इन्वेंट्री आती है। जैसे एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। एक होता है कच्चे माल का, उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक। एक होता है फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, मतलब यानी कि पूरा बना हुआ माल, उसे कहते हैं फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। एक होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का और WIP का। ठीक है, और एक होता है हमारा लूज टूल्स, औजार पाने होते हैं ना, वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज के अंदर। क्लियर? बात समझ आ रही है? ट्रेड रिसीवल दे रखा है, मतलब डेटर और डेटर के साथ BR, वो आता है ट्रेड रिसीवल के अंदर। ठीक है, ट्रेड रिसीवल मतलब डेटर और BR भी इसमें आएगा। क्लियर? उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कैश फ्लो में, पहला ही पॉइंट ही समझा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है। कैश और उससे रिलेटेड जो कैश के बराबर होता है, जैसे इसमें अपन कैश इन हैंड बोल सकते हैं, कैश एट बैंक बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वही कोई पैसा है शॉर्ट टर्म के लिए 12 महीने से कम के लिए अगर कंपनी ने किसी को दिया हुआ है या कहीं पे एडवांस दे रखा है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। कब? 12 महीने से कम। तो देखो यहां पे भी लिख रहा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दोनों में डिफरेंस 12 महीने का है। ये 12 महीने से कम के लिए होता है, ये 12 महीने से ज्यादा के लिए होता है। आगे कहानी समझ में, कोई दिक्कत है? और ये आता है अदर करंट असेट, जैसे आपकी कोई इनकम है जो आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं, एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम बोल सकते हैं। आगे कहानी समझ में। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कहीं नहीं आते, वो किसमें आएंगे? अदर करंट असेट्स के अंदर। क्लियर? तो ये पॉइंट है इसके अंदर, यानी करंट असेट्स के अंदर ABCDEF, ये 6 पॉइंट इसके अंदर है। इसके अंदर ABCD, इसके अंदर 5 पॉइंट है, और जो फिक्स्ड असेट्स है इसके अंदर 4 पॉइंट है। तो 2 मेजर हेड है इसके अंदर, एक नॉन करंट असेट्स का है, एक करंट असेट्स का है, और 4 हेड अपन ने लायबिलिटी साइड पढ़े थे। तो ये है बैलेंस शीट का फुल डिस्क्लोजर, जिसमें अपन ने सारे के सारे आइटम के बारे में आपको समझा दिया है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले आपको समझाएंगे P&L का फॉर्मेट। जैसे भी अपन को बैलेंस शीट का समझाया ना आपको, ऐसे आपको समझाएंगे P&L का फॉर्मेट, और फिर लेंगे इसके क्वेश्चंस। क्लियर?
तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, आइटम्स पे ध्यान दें, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, तो एक बार उसमें देखें। जो भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।